today we are taking up our chapter number 4, that is Dream Children, a Reverie by Charles Lamb. So students, this lesson is an essay. So let's come to the topic. पहले हम लोग इसके टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं. इस लेसन का जो नेम है वो है ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी. तो ए रेवरी मतलब होता है दिन में देखा गया सपना. तो यहाँ पर जो हमारे चार्ल्स लैम्ब है राइटर, वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को वो इस लेसन में डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उनके बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी ज़रूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ल्स लैम्ब की राइटिंग स्टाइल ये है कि वो हमेशा ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे लिखा करते हैं. मतलब वो अपने ही बारे में, अपनी रियल लाइफ को थोड़ा सा और उसमें कहानियाँ ऐड करके बताते हैं अपने ऐसे में. सो लेट्स सी हिज पर्सनल लाइफ. चार्ल्स लैम्ब एक एसेइस्ट थे, यानी वो ऐसे लिखते थे, पोएम लिखते थे, फिक्शन राइटर थे, मतलब वो कहानियाँ लिखते थे, और एक क्रिटिक थे रोमांटिक पीरियड से. चार्ल्स लैम्ब का जन्म लंदन में हुआ था 10 फरवरी 1775 और उनका जो सबसे बेस्ट वर्क है, मतलब सबसे अच्छा काम जो उन्होंने किया है, वो है एसेज ऑफ एलिया. अब यहाँ पर जो हमारे चार्ल्स लैम्ब है वो अपने आप को एलिया के अंदर छुपाकर, मतलब वो अपने आप का नाम देते हैं एलिया और उसी के अंडर में वो अपनी रियल लाइफ की स्टोरी बताते हैं. सो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं. चार्ल्स लैम्ब के बारे में एक और कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है कि जब वो 44 इयर्स के थे तो उनको एक एक्ट्रेस से लव हो गया था और उन्होंने उसको मैरिज के लिए प्रपोज़ किया था. लेकिन वो जो एक्ट्रेस थी उसने उनको रिफ्यूज़ कर दिया और वो जो एक्ट्रेस थी उनकी फिर बाद में शादी हो गई. तो यहाँ पर जो हमारे चार्ल्स लैम्ब हैं उन्होंने अपने लाइफ में कभी भी फिर शादी नहीं की और इस तरह से उनका जो ड्रीम था कि उनके भी बच्चे हों, उनकी भी फैमिली हो, तो ये कभी पूरा नहीं हो पाया. और ये सैडनेस उनके पोएम में हमें दिखाई देती है और जितने भी एसेज उन्होंने लिखा है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें समझ में आती है. सो ये जो ड्रीम चिल्ड्रन लेसन है इसमें जो हमारे राइटर हैं उन्होंने ह्यूमर और पैथोस का यूज़ किया है. ह्यूमर मतलब यहाँ पे उन्होंने व्यंग किया है, थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है आपको, और उसी के साथ उन्होंने सैडनेस को भी इसमें दिखाया है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. सबसे पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं. इसमें हमारे 5 मेन कैरेक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स इसमें जो कैरेक्टर्स हैं 5 में से आपको 4 कैरेक्टर्स सेम टू सेम लगेंगे, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. सो फर्स्ट कैरेक्टर है एलिस. तो एलिस उनकी बेटी का भी नाम है और एलिस उनकी वाइफ का भी नाम है. नाउ सेकेंड कैरेक्टर जॉन. अब जॉन उनके बेटे का नाम है और जॉन उनके बड़े भाई का भी नाम है. नाउ जो एक और मेन कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बताया है वो है उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर जिनका नाम है फील्ड. तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना. उनकी बेटी के लिए जहाँ पे भी नाम आ रहा है वहाँ पे यंग एलिस आपकी बुक में लिखा होगा और बेटे के लिए भी जॉन लिखा होगा, और अगर फुल नेम लिखा है तो वो उनके बड़े भाई के लिए. सो एक बार और हम लोग देख लेते हैं. एलिस उनकी बेटी का नाम है, जॉन उनके बेटे का नाम है, जॉन लैम्ब जो उनका बड़ा भाई है जिसकी डेथ हो चुकी है ये उनका नाम है, ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम है फील्ड जो कि उन्हीं की माँ है और बच्चों की दादी माँ है, और एलिस उनकी वाइफ का नाम है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि एक बार एलिया अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं. यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे राइटर है चार्ल्स लैम्ब उन्होंने अपने आप का नाम दिया है इसमें एलिया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि वो एलिया के अंडर में अपनी ही स्टोरी बताते हैं. सो एलिया बैठे हुए हैं और उनके जो दोनों बच्चे हैं जॉन और एलिस उनको घेर कर बैठे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और इसलिए वो बोलते हैं कि जो उनके एंसेस्टर थे, मतलब जो उनके पूर्वज थे, उनको उन्होंने कभी नहीं देखा तो उनके बारे में वो सुनना चाहते हैं, उनकी स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स ये आप लोग भी अपने लाइफ्स के अराउंड देख सकते हैं कि किस तरह से जो चिल्ड्रन रहते हैं उनको स्टोरीज़ सबके बारे में जानना पसंद है.
तो इसी तरह यहाँ पे भी हुआ। और फिर जो एलिया है वो अपने बच्चों के साथ बैठ जाते हैं और बच्चों ने बोला कि वो उनकी ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं तो वो बताते हैं यहाँ पर कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है जिनका नाम है फील्ड, वो एक बहुत बड़े मैंशन यानी बहुत बड़े बंगले में रहती थी। अब ये जो बंगला था ये उनका खुद का नहीं था, बल्कि वो इसकी केयर टेकर थी, मतलब वो इसकी रखवाली करती थी। इस बंगले के जो असली मालिक थे उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा रिच थे वो, तो इसीलिए वो थोड़ा सा और आगे दूर पे किसी घर पे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा आलीशान वो घर बना हुआ था। सो इसलिए वो उस घर में रहती थी उनकी ग्रैंड मदर और उसकी रखवाली करती थी। अब वो वहाँ पर एज अ केयर टेकर नहीं रहती थी, ऐसा लगता था जैसे वो उन्हीं का घर है और वो वहाँ पर मालकिन की जैसे रहती थी। अब यहाँ पर जो हमारे एलिया हैं वो बता रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से जब वो खुद छोटे थे तो वहाँ पर वो गए थे और उन्होंने देखा कि कोई रिच मैन आया और वहाँ पे पहले से ही एक वुडन चिमनी थी और उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसको उसने मिटा दिया। कैसे मिटाया? उसके ऊपर उसने मार्बल की कोटिंग कर दी। तो यहाँ पर जो एलिया है वो बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तब उनको याद है कि उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसमें 2 बच्चों की स्टोरी लिखी हुई थी जो कि उनके अंकल के द्वारा मार दिए गए थे। मतलब 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनके पिताजी ने उनको सारी प्रॉपर्टी उनके नाम में कर दी थी जब वो पैदा हुए थे, और जो उनके अंकल थे, मतलब जो उनके चाचा जी थे, बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, बहुत ज़्यादा लालची थे, तो उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था और उनको कहीं पे जंगल में ही फेंक दिया था। तो इस तरह से ये जो स्टोरी है ये उस वुडन चिमनी में लिखी हुई थी या वुडन कार्विंग में लिखी हुई थी। आप बोल सकते हैं कि लकड़ी के कुछ शिलालेख जैसा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था। बट उसके बाद क्योंकि वहाँ पे मार्बल का टाइम आ गया था, यानी उस समय फैशन में मार्बल चल रहा था, सब लोग अपने घर में मार्बल लगा रहे थे, तो इसलिए उसी वुडन कार्विंग के ऊपर उन्होंने मार्बल को लगा दिया और वो जो स्टोरी थी वो वहीं पे दब गई। अब जो एलिया हैं वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था उस घर में जाने से, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अभी भी उन दोनों छोटे बच्चों की यानी इन्फेंट्स की आत्मा वहीं पे है और वो वहाँ पर रहती हैं। लेकिन जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस वुमेन थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, उनको बाइबल के बहुत सारे किस्से भी याद हैं, तो इसलिए वो वहीं पर रहती थी और उनको उन आत्माओं से कोई भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आत्माएं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अब यहाँ पर जो एलिया है वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरते थे बचपन में और वो इसीलिए मेड यानी जो भी काम करने वाली एक लेडी थी उन्हीं के बगल में जाके सो जाया करते थे। तो यहाँ पर ये स्टोरी वो एलिस को बता रहे हैं और एलिस जो उनकी बेटी है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, या आप बोल सकते हैं कि एंग्री हो जाती है कि किस तरह से रिच पर्सन ने उन बच्चों की डिटेल्स को वहाँ से गायब कर दिया है और उसके जगह पर मार्बल की चीज़ें लगा दी है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं यानी एलिया वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी यानी बच्चों की जो ग्रेट ग्रैंड मदर है फील्ड, उनकी डेथ हो गई है और वो इतनी अच्छी लेडी थी कि उनके फ्यूनरल में यानी उनके क्रियाकर्म में बहुत सारे बच्चे भी आए थे और कुछ अच्छे लोग भी आए थे। वो काफ़ी रिलीजियस लेडी थी। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी वो बहुत ग्रेट डांसर थी और जब तक उनको कैंसर नहीं हुआ था वो हमेशा ही अच्छी तरह से रही थी। She was convinced that 2 ghosts of infants lived in her house, but she didn't consider them harmful। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि वहाँ उनको पता था कि वहाँ पर दोनों बच्चों की आत्माएं रहती हैं, यानी दोनों नवजात बच्चों की आत्माएं वहाँ पे रहती हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है, तो इसलिए उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये उन्होंने अपनी मदर के बारे में बताया है। अब यहाँ पे जो एलिया है वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो किस तरह से मेंशन के चारों तरफ घूमा करते थे
और उनको बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें दिखाई देती थी। उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक फ़िश पॉन्ड था जिसमें फ़िशेस थी। फिर वो वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह तोड़ा करते थे। और वहीं पर जब उन्होंने देखा, अपनी रियलिटी में वो आ जाते हैं, तो जो बच्चे थे वो भी अभी क्या कर रहे थे, ग्रेप्स की जो प्लेट है उसे स्प्लिट कर रहे थे। नाउ एलिया ने बताया उनकी मदर के बारे में, बच्चों को उनकी मदर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो उनकी वाइफ थी उनका भी नाम एलिस है और उसकी बेटी का नाम भी एलिस है। तो उन्होंने देखा कि जो उनकी बेटी है एलिस, वो अपनी माँ की जैसी ही लगती है। तो यही वो चीज़ बताने लग गए उसको, और ये सब चीज़ें बता रहे थे कि किस तरह से उनकी माँ ने उनको कितना रिजेक्ट किया था शादी से पहले 7 साल तक, लेकिन बाद में आखिरकार उनसे उनकी मैरिज हो जाती है। तो जब वो फिर एलिस को देखते हैं तो जो एलिस है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। इसी के पहले एक और स्टोरी थी स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो हमारे एलिया हैं वो बता रहे हैं कि उन्हीं का भाई था जिसका नाम था जॉन लैम्ब, और वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वो एकदम एक प्रिंस यानी एक राजकुमार जैसा लगता था। वो हमेशा ही काम करता था, बाकी जितने लोग थे सब लोग बैठे रहते थे दुख में, लेकिन वो हमेशा काम करता था। वो हॉर्स राइड करता था, इसलिए उनकी जो ग्रैंड मदर थी फील्ड, उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद था। अब जो यहाँ पे ग्रैंड मदर है उनको सारे बच्चे ही पसंद थे, लेकिन क्योंकि जो उनका भाई था वो हमेशा ही अच्छे से काम करता था, इसलिए उनको वो ज़्यादा पसंद था। यहाँ पर हमारे जो राइटर है उन्होंने बताया कि वो लेम है। लेम मतलब उनका पैर काम नहीं करता, तो इसलिए हमेशा ही उनके भाई ने, अब यहाँ पे आपको पता ही है कि जॉन लैम उनका बड़ा भाई था, तो वो हमेशा ही उनको अपने बैक में यानी अपने पीठ में घुमाया करते थे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब जॉन लैम की भी तबीयत बिगड़ी, तो जो हमारे राइटर हैं उन्होंने उसको कोई भी साथ नहीं दिया और इस बात का उन्हें पछतावा है। फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उनके जो बड़े भाई हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। और वो हमेशा सोचते थे कि अगर आज वो ज़िंदा होता तो आज भी वो लोग लड़ते झगड़ते एक साथ खेलते और वो उनका ख्याल रखते। तो इस तरह से जो उनके बड़े भाई हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। अब वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने स्टोरी पे। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एलिया हैं वो बताते हैं कि किस तरह से जो उनकी बेटी है एलिस, वो अपनी माँ एलिस के जैसे ही लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसके तरफ मुड़ते हैं तो एलिस गायब होने लग जाती है। वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है और फिर बाद में उनको सुनाई देता है कुछ, जिसमें जो बच्चे हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग एलिस के बच्चे नहीं हैं, मतलब हम लोग अपनी माँ के बच्चे नहीं हैं और ना ही हमारे पिताजी आप हैं, बल्कि हमारे पिताजी का नाम तो बार्ट्रम है और हम लोग एक ड्रीम है, मतलब हम लोग सच्चाई नहीं है, हम लोग सपना है। तो इस तरह से एलिया जो है वो अपनी कुर्सी में बैठा होता है और वो लिखते लिखते सो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। तो फिर जब उसकी नींद खुली तो उसी के बगल में उसी की सिस्टर थी जिसका नाम था ब्रिजेट, और इस तरह से जॉन लैम जो था वो हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में बताया है जिनकी डेथ हो गई है, उनके चिल्ड्रन के बारे में बताया है जो कि रियलिटी नहीं है, सिर्फ उन्होंने उनका ड्रीम देखा था। फिर उनकी वाइफ के बारे में उन्होंने बताया है एलिस, जो कि रियलिटी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने देखा कि उनकी शादी नहीं हुई कभी, और उनका जो बड़ा भाई था उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने अपने पूरे लेसन में अपने लाइफ की जो दुखद घटनाएं थी उनको एक साथ बताया है। अब यहाँ पे हम लोग इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो ड्रीम चिल्ड्रन जो है ये एक थोड़ा अलग तरह का एस्से है। जैसे एस्से में बताया जाता है किसी एक टॉपिक के बारे में, बट यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ऐड कर दिया, मतलब फिक्शन को भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया। चैनलिंग द लॉजिक एंड फ्लो ऑफ ए ड्रीम इन अ सीरीज ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेज ऑफ स्ट्रंग टुगेदर फ्रेजेस एंड नो पैराग्राफ ब्रेक्स टू बी फाउंड। अब यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को यूज़ किया है और जितने फ्रेजेस हैं इसमें कोई भी पैराग्राफ के बीच में ब्रेक नहीं फाउंड होता है। फिर यहाँ पे जो लैम है उन्होंने स्टाइलिस्टिक कंसीट को यूज़ किया है ताकि जो रीडर हैं
उनको भी समझ में आए कि किस तरह से जो ड्रीम वर्ल्ड है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे राइटर है उन्होंने एक एक कैरेक्टर के बारे में भी बताया कि किस तरह से वो था। और ये जो ऐसे है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है, और अगर आप एंड तक इसको नहीं देखेंगे तब तक आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं। बट लास्ट में जब हमें समझ में आता है कि यहाँ पर वो ये सब ड्रीम देख रहे थे और उन्होंने अपनी पूरी रियलिटी को बताया है, यानी रियलिटी ये है कि ये जितने भी लोग हैं ये लोग है ही नहीं अब इस दुनिया में। ओके, तो इस तरह से ये जो स्टोरी है ये हमारी एंड हो जाती है।